हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके थे। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है हम लोगों का, उसमें सबसे ज्यादा क्या आपको यही पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। उसी बात को थोड़ा सा देखो, लिक्विड सॉल्यूशंस। तो ध्यान से देखो, लिक्विड सॉल्यूशन में कल बताया था कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से। कैसे देखो, सबसे पहले एक कंपोनेंट आपका सॉलिड और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड, दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो बन जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अब एक सॉलिड और एक लिक्विड, आपको पता है कि कैसे कौन होगा इसमें सॉलिड और कौन होगा सॉल्वेंट। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारा? लिक्विड है। तो इसी का फिजिकल स्टेट के बराबर होता है सॉल्वेंट का। तो लिक्विड इसमें कौन है? ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ये कल मैं बता दिया था। और ये अपने आप क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। इसमें क्वांटिटी नहीं देखा जाता है, ये बस फिजिकल स्टेट पे ही डिसाइड हो जाता है। जैसे इसमें कल एग्जांपल में बताया था, अगर मैं यहां पे 2 ग्राम शुगर क्या होता है? सॉलिड, प्लस 100 ml वाटर H2O ऐड कर दूं, और H2O क्या होता है? लिक्विड। तो आपका क्या बन जाएगा? यही लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बताओ, इसमें क्वांटिटी एकदम बिल्कुल नहीं देखना है, इसमें फिजिकल स्टेट देखना है। तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन के बराबर ये H2O देखो लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा। अगर मैं 500 केजी शुगर, लास्ट क्लास में एग्जांपल आ चुका था, प्लस 100 ml H2O लिक्विड मिलाएंगे, तब भी लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे भी आपको अमाउंट नहीं देखना है, फिजिकल स्टेट देखना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड। तो इधर कौन सा लिक्विड है? ये। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए होंगे। सर ये 500 केजी और ये 100 ml, ये H2O 100 ml थोड़ा सा क्वांटिटी है, 500 केजी से शुगर, ये कैसे सॉल्यूशन बनेगा? ध्यान से देखो, ये 100 ml जितना शुगर ले सकता है इस 500 केजी में, हम उतना ही की बात करेंगे। ये तो बस धोखा है 500 केजी। पहली बात, यहाँ पर क्वांटिटी तो हमको देखना ही नहीं है। अगर कुछ लिखा है तो बस वो समझ लो धोखा है। अगर एक कंपोनेंट सॉलिड दूसरा लिक्विड है, तो आपका लिक्विड वाला क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। और सॉलिड वाला क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूट। और ये 100 ml 500 केजी में से जितना ये अपने 100 ml में डिजोल्व कर सकता है, हम उतना ही की बात करेंगे। बाकी सब ऐसे आपका दिखावा है। ठीक है। दूसरे टाइप से, दूसरे तरीके से बना सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। कैसे? एक कंपोनेंट गैस, दूसरा लिक्विड, दोनों को जब मिलाइएगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। लास्ट क्लास में पूरा डिटेल्स में बता दिया हूं। अब जरा देखो ध्यान से, ये फाइनल सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड है। और ये गैस है और ये लिक्विड, दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है? अलग अलग। तो जब फिजिकल स्टेट अलग अलग होते हैं तो क्वांटिटी से हम सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट देखकर डिसाइड करते हैं। ये लिक्विड है, तो यहाँ पर लिक्विड कौन है? ये। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सॉल्वेंट। और ये क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। तो ये 2 तरीके से मैं आपको बना के दिखाया अभी। तो जरा ध्यान से देखो, जब 2 कंपोनेंट को आप मिलाकर बनाते हैं सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, तो अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करने के लिए आपको ये सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा एग्जांपल, जो ये तीसरा जो केस है, मतलब तीसरा जो तरीके से हम बना सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, ये देखो इंपॉर्टेंट है। एक कंपोनेंट लिक्विड, दूसरा कंपोनेंट भी लिक्विड है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बनेगा जी? लिक्विड सॉल्यूशन। अब डिसाइड करना कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। तो इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड, तो सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसी के फिजिकल स्टेट के बराबर होता है।
तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड। अब यहाँ पर हम फिजिकल स्टेट से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर डिसाइड करेंगे अमाउंट देखकर, क्वांटिटी देखकर। तो अगर मान लेते हैं ये सॉल्यूट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान से देखो, अगर ये सॉल्यूट है तो ये क्या होना चाहिए, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी। और इस ये क्या होना चाहिए, मोर इन क्वांटिटी, मोर इन क्वांटिटी। लेकिन ध्यान से देखो, क्वांटिटी किस में होना चाहिए, कल मैं बता दिया था, क्वांटिटी होना चाहिए मोल में। किस में होना चाहिए, मोल में। क्वांटिटी मोल में देखना पड़ेगा, क्योंकि जब दो लिक्विड को आप मिलाते हैं तो दोनों लिक्विड के आपस में मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मॉलिक्यूल्स का इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या है, मोल। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स, 10 के पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। तो जरा देखो, मोल क्या देता है, ये आपके पार्टिकल्स देता है, और ये भी क्या देगा, मोल यहां पर भी है, तो भी क्या दे देगा, पार्टिकल्स। तो जब दो लिक्विड मिलेगा तो मिलन जो होता है वो पार्टिकल्स का होता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, जिसके पास जितना कम पार्टिकल्स होगा वो सॉल्यूट बन जाएगा। मतलब सॉल्यूट क्या होता है, लेस इन क्वांटिटी, मतलब लेस इन मोल, यानी लेस इन पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर इन क्वांटिटी, मतलब मोर इन मोल। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मोर इन पार्टिकल्स। जिसके पास पार्टिकल्स ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट, और जिसके पास पार्टिकल्स कम है वो सॉल्यूट बन जाएगा। तो यही बात आपको ध्यान रखना है, जब लिक्विड मतलब फिजिकल स्टेट आपका जब सेम है और बना हुआ सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट, तीनों का अगर सेम हो जाए तो वहां पे हम क्वांटिटी देखते हैं। जिसका ज्यादा क्वांटिटी वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। जिसका कम क्वांटिटी वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। और क्वांटिटी किस में देखना है, मोल में देखना है। ठीक है, ध्यान से अब इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब देखो, मैं इसको भी छोड़ दिया हूं, इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। कल मैं बता दिया था, लास्ट लेक्चर में बता दिया हूं, लेकिन फिर भी देख लो ध्यान से। यहां पर देखो, ये आपका C2H5OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल है, और यहां पर H2O मैं ले लेता हूं, ये भी लिक्विड होता है। दोनों को मिलाने के बाद से क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं इसको कर देता हूं कितना, 10 ml, और मैं इसको कर देता हूं 50 ml। तो जरा देखो, यहां पे वॉल्यूम दिया है, जब वॉल्यूम दिया रहेगा आपको मोल में डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम अगर दिया है तो आप वॉल्यूम में ही क्वांटिटी देख लेना। ये मोल में कब देखना है अभी मैं बताता हूं, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर देखो, वॉल्यूम दिया है 10 और इसका 50 ml, ये वॉल्यूम दिया है। तो इसमें बस देख लो कि किसके पास वॉल्यूम ज्यादा है, इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखो, यहां पर C2H5OH प्लस H2O, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। तो इस केस में सबका फिजिकल स्टेट सेम है, तो फिर क्वांटिटी देखना पड़ेगा। क्वांटिटी आपका यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं ये दे दिया 50 ml और ये भी दे दिया 50 ml। अब दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है, तो अब किसको तुम कहोगे सॉलिड, किसको बोलोगे सॉल्वेंट। अगर सेम है तो तुम किसी को बोल दो सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। या अगर ये सॉल्वेंट हो जाता है, इसको अगर तुम सॉल्वेंट बोलते हो तो फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा, सॉल्यूट। दोनों में से किसी एक को सॉल्यूट बोल दो, एक को सॉल्वेंट बोल दो। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ये तो एग्जांपल था जिसमें इंफॉर्मेशन, जिसमें डेटा आपका वॉल्यूम में दिया था। लास्ट लेक्चर में मैं एग्जांपल कराया था, ग्राम में अगर दिया रहेगा तो क्या रहेगा। लेकिन फिर भी यहां पर देख लीजिए, C2H5OH लिक्विड प्लस H2O, ये भी लिक्विड, दोनों मिलने के बाद से क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो, ये आपका दिया है 46 ग्राम और ये दिया है आपका 9 ग्राम। कितना दिया है जी, 9 ग्राम। अब निकालना है आपको कि इसमें कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पर जरा देखो ध्यान से, जब भी ग्राम में दिया है
तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए करना यह है यहां पर कि ग्राम में अगर दिया है तो आप पहले मोल में निकाल लो, ठीक है। अच्छा रुको, कुछ इसमें डेटा हम बदल देते हैं, ध्यान से देखो। इसको मैं कर देता हूं 23 ग्राम और इसको मैं कर देता हूं 18 ग्राम, ठीक है। ये 23 ग्राम है और ये 18। अब जरा देखो, ग्राम में अगर देखते हो तो ज्यादा कौन है, ये वाला। तो ग्राम में अगर ज्यादा तो ये वाला है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्वांटिटी में ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और ये क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपका लिक्विड लिक्विड और बना हुआ सॉल्यूशन लिक्विड फिजिकल स्टेट सेम है और डेटा ग्राम में दिया है, तो आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा देखो, इसका मोल निकालो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, W/m। W का मतलब होता है, ये n मोल है, W/m। W का मतलब सवाल में जो मास दिया है, ये कितना दिया है, 23, तो 23 ऊपर रख दो। और m क्या हो गया, मोलर मास। तो बताओ C2H5OH का मोलर मास निकालो। कार्बन कितना होता है, 12, और कितने कार्बन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 1, और 6 से गुना कर दो। और ऑक्सीजन कितना, 16, तो 12 में 24, 6 30, 16 46 आ जाएगा। तो नीचे 46 रख लो, और ये 1/2 कट जाएगा, 1/2, मतलब ये कितना हो गया, 23 ग्राम, हाफ मोल के बराबर है। इसी तरीके से इसका H2O का मोल निकाल दो, W/m। W कितना, 18, और बाई m, तो H2O का मोलर मास कितना होता है, 18, मतलब ये 1 मोल। तो जरा देखो, ये कितना है, हाफ मोल है, और ये कितना है, 1 मोल। हाफ मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो जरा बताओ, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स, तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा, इसका आधा। और ये कितना मोल है, 1 मोल, तो ये इतना के बराबर। तो जिसके पास पार्टिकल से ज्यादा, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। या जिसके पास मोल ज्यादा, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। तो ये 1 मोल है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट ना। पहले सॉल्यूट हम आंसर लिख देते हैं, ये बन जाएगा सॉल्वेंट। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों का सॉल्यूट। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। जब भी ग्राम दिया रहेगा तो ग्राम को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, मोल में, और जिसका मोल ज्यादा वही क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। हाँ, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से एकदम देखो, यहां पर देखो, 2 तरह का सॉल्यूशन होते हैं। एक हम लोग टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब देखो ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। देखो, सॉल्यूशन के टाइप, सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब कि आप कितने कंपाउंड डिसॉल्व कर रहे हो। अगर 2 कंपाउंड डिसॉल्व कर रहे हो तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें देखो, ये 2 टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में पहला आपका हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट डिसॉल्व हुए हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। अब जरा देखो ध्यान से, 2 कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, जब 2 कंपोनेंट हैं तो एक सॉल्यूट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। इसी को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो आपका क्या हो गया, पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स, पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इसमें मोर देन
टू कंपोनेंट्स, इसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, दो से ज्यादा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉलिनरी सॉल्यूशन में जब दो से ज्यादा कंपोनेंट होगा तो 3, 4, 5, मतलब एक सॉल्यूशन में हमने 3 कंपोनेंट्स मिला दिए, 3 कंपाउंड्स, 4 कंपाउंड्स, 5 कंपाउंड, 2 मिलाएंगे तो बाइनरी, अब 2 के बाद 3, 4, 5 ये सब किस में आ जाएगा? पॉलिनरी में। अब सुनो, पॉलिनरी में सबसे जो छोटा एग्जांपल है उसका नाम है टर्नरी सॉल्यूशन। मतलब अगर 3 कंपोनेंट मिलाएंगे तो वो होगा पॉलिनरी, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम आ जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। तो देखो पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो जरा देखो यहां पर तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोर देन 1 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। ये बात समझने वाला है कि जब 2 से अधिक कंपोनेंट होंगे तो 3, 4, तो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर मान लेते हैं 3 कंपोनेंट है तब भी पॉलिनरी है, अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? याद रखना, हमेशा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होता है, एक ही होता है, सॉल्वेंट आपका एक ही होगा, और सॉल्यूट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसीलिए मैं सॉल्वेंट 1 कर दिया। अगर 3 कंपोनेंट है, सॉल्वेंट 1 और 2 बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट। तो वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसका जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो होता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, ये देखो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कितना कंपोनेंट्स हो? 3 कंपोनेंट्स, उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। मतलब इस 3 कंपोनेंट में से क्या हो जाएगा? 1 तो सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, और 2 क्या हो जाएगा? 2 आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिनरी सॉल्यूशन में 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, सॉल्वेंट एक ही होगा, अब बाकी सब क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट हो जाएंगे। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। तो इसको आप अच्छे तरीके से लिख लें। देन अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। दूसरा जो है बी में, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टाइप है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये आपका होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। ये भी 2 टाइप के होते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए 2 केस लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेता हूं केस नंबर 1, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्सेस कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन with respect to amount of solute। मतलब डाइल्यूट और कॉन्संट्रेटेड हम लोग समझने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों का आपको अमाउंट देखना पड़ेगा, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। पहले हम लोग देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब इस केस में क्या होगा? सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? चेंज करेगा। क्या करेगा जी? चेंज। और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा जी? सेम। इसीलिए मैं विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा हूं। सॉल्यूट चेंज करेगा, सॉल्वेंट सेम रहेगा। तब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन डाइल्यूट होगा और कौन कॉन्संट्रेटेड होगा। जरा इसको समझिए। ये देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका वाटर मौजूद है और इसमें मैं 50 ग्राम मतलब 50 ग्राम शुगर डिजोल्व करा देता हूं, और इसमें जो वाटर है वो मान लेता हूं 1 लीटर वाटर मौजूद है। तो बनेगा सॉल्यूशन और शुगर हो जाएगा सॉल्यूट और आपका H2O क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इधर मैं एक और कंटेनर ले लेता हूं
इसमें भी H2O है और कितना H2O है 1 लीटर H2O, क्योंकि सॉल्वेंट क्या रखना है सेम, तो H2O यहां पर सॉल्वेंट है सेम है। और मैं यहां पे अब मैं मिलाता हूं 100 ग्राम शुगर, कितना 100 ग्राम शुगर। तो जरा देखो ये भी आपका शुगर सॉल्यूट है और H2O सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट तो 1 लीटर यहां पर भी 1 लीटर यहां पर भी सॉल्वेंट सेम है, और सॉल्यूट यहां 50 ग्राम और यहां पर 100 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास अमाउंट क्या हो रहा है चेंज कर रहा है। तो जरा बताओ किसमें ज्यादा शुगर है, इसमें शुगर ज्यादा है और इसमें शुगर कम है। मतलब डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट कम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है उसको बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड। इसको आम भाषा में ही समझो, इसको जब तुम ये पियोगे शरबत बन, इसको जब तुम मिलाओगे पानी तो क्या बन जाएगा शरबत बन जाएगा। जब तुम इसको पियोगे तो ये थोड़ा फीका लगेगा और ये थोड़ा मीठा लगेगा। जो मीठा लगता है हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, जो फीका है उसमें सॉल्यूट कम है। तो जिसमें सॉल्यूट कम है तो ये क्या बन जाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्क सॉल्यूशन, मतलब कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया आपका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्सेस कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो कम, और कॉन्संट्रेटेड उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा। कब ये कब बोलेंगे जब सॉल्वेंट क्या हो दोनों में सेम हो, सेम क्वांटिटी में आपका मौजूद हो। एक और केस, अब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी हम लोग डाइल्यूट और कॉन्संट्रेटेड का पहचान कर सकते हैं, जरा वो देखिए ध्यान से। केस नंबर 2, डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्सेस कॉन्क सॉल्यूशन with respect to amount of solvent। अब सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करेगा, मतलब इसमें क्या रहेगा सॉल्यूट सेम रहेगा और सॉल्वेंट क्या रहेगा चेंज करेगा। सॉल्वेंट क्या करेगा चेंज करेगा। अब देखो एग्जांपल, ये आपका एक बना बनाया सॉल्यूशन है, इसमें H2O है और इसमें बना बनाया है, मतलब 50 ग्राम शुगर मिला दिया गया है, मतलब ये सॉल्यूशन बन चुका है। इस H2O में 50 ग्राम ऑलरेडी शुगर डिजोल्व हो चुका है, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है मतलब ये है 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस बना बनाया सॉल्यूशन में मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 50 ग्राम आपका क्या है शुगर है, मैं बाहर से इसमें सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं। बाहर से मैं क्या कर दिया सॉल्वेंट ऐड कर दिया। मान लेते हैं बाहर से मैंने कितना ऐड किया 2 लीटर सॉल्वेंट, 2 लीटर सॉल्वेंट, और यहां पर सॉल्वेंट क्या आपका H2O है, मतलब 2 लीटर पानी में बाहर से ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का लेयर ऊपर चला जाएगा, तो इसमें तो 50 ग्राम ही H2O है, सॉरी 50 ग्राम ही शुगर है, और ये इसमें सॉल्वेंट क्या है आपका H2O। अब ये 1 लीटर यहां पर और 2 लीटर बाहर से ऐड हो रहा है, तो अब कितना बन जाएगा 3 लीटर सॉल्यूशन बन जाएगा, 3 लीटर सॉल्यूशन बन गया। तो जरा तुम बताओ इस दोनों में कंपेयर करो, 50 ग्राम शुगर इसमें भी है 50 ग्राम इसमें, मतलब सॉल्यूट सेम है। सॉल्वेंट इसमें पहले कम था, अब सॉल्वेंट बाहर से हम 2 लीटर वाटर ऐड कर दिए हैं, तो अब इसमें सॉल्वेंट बढ़ गया। तो जिसमें सॉल्वेंट बढ़ गया, जिसे मान लेते हैं कि आपका शुगर दोनों में सेम है, अब पानी बाहर से मिला दिया गया, तो ये जाहिर सी बात है फीका हो जाएगा और ये मीठा रहेगा। लेकिन सॉल्यूट सेम है फिर भी अभी क्या हो जाएगा फीका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मीठा रहेगा, क्योंकि बाहर से पानी मिला दिया गया। तो जिसमें पानी मिला दिया गया है तो ये बन जाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन।
और ये क्या बन जाएगा आपका कॉन सॉल्यूशन, मतलब ये कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा। तो कहने का मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कभी क्या होता है, कभी कभी देखते हैं हम लोग किसमें सॉल्यूट ज्यादा, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा तो मतलब सॉल्वेंट तो हमें सेम रहेगा दोनों में, तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा तो क्या बन जाएगा आपका कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट कम है तो क्या बन जाएगा डाइल्यूट। या कभी कभी देखते हैं किसमें सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा रहेगा वो क्या बन जाएगा डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्वेंट कम रहेगा वो क्या बन जाएगा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैं ये समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया, पहला बताया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बाइनरी और पॉलिनरी, और फिर मैं बताया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसमें डाइल्यूट और कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन में बताया। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कॉन्संट्रेशन, कॉन्संट्रेशन, देखो ध्यान से कॉन्संट्रेशन क्या होता है। देखिए एक सॉल्यूशन बना बनाया है, तो कॉन्संट्रेशन का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बताना, मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन बताना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्संट्रेशन। मतलब कोई सॉल्यूशन है तो कुछ सॉल्यूशन का अमाउंट होगा, उस अमाउंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्संट्रेशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ हाउ मच of solute, how much of solute is present, how much of solute is present in how much of solution और solvent। अभी आप सॉल्यूशन ही देखिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि कितना सॉल्यूशन में कितना आपका सॉल्यूट है, इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन बताने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए डिफाइन होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब सॉल्यूट के लिए डिफाइन होता है। तो अगला पॉइंट में लिखता हूं, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट के लिए। एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन कैसे किया गया है तो जरा देखो, कॉन्सेंट्रेशन बराबर, मतलब किसी सॉल्यूशन का जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालने जाएंगे, मतलब सॉल्यूट के लिए निकलता है, तो कैसे उसको निकालेंगे, कैसे डिफाइन किया गया है, तो सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ये बताता है। तो जरा देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑब्लिक मोल ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑब्लिक मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन का जनरल फार्मूला। क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन का जनरल फार्मूला, ये आपका हो गया जनरल फार्मूला कॉन्सेंट्रेशन का। मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो इंफॉर्मेशन देता है किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन हमेशा ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन नीचे रहेगा। सबसे ज्यादा सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट एक जगह आता है जिसका नाम है मोलालिटी, अभी इसमें मैं बात नहीं करता हूं, सॉल्यूशन पे ही समझिए। तो हमेशा जब भी कॉन्सेंट्रेशन हम निकालेंगे तो सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन नीचे। अब ये सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन किस में हो सकता है, मास में, मोल में, नहीं तो वॉल्यूम में, और सॉल्यूशन का मास में, मोल में, नहीं तो वॉल्यूम में। ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। अब जो भी कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिट्स आपको बताएंगे वो यहीं से निकल कर आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन जान चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन का। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कुछ यूनिट्स हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स।
वो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स है। तो देखो पूरे हम लोग के सिलेबस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स दो टाइप के हैं। एक है जिसका नाम है वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा, और एक है मास रिलेटेड। क्या है जी? मास रिलेटेड मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जिसके फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ मास आ सकता है, वॉल्यूम नहीं आएगा। जिसमें वॉल्यूम आएगा उसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जानना बहुत जरूरी है, इसको एकदम याद रख लेना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब वॉल्यूम रिलेटेड जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। और जो मास रिलेटेड होता है ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कई मरतबा एंट्रेंस में क्वेश्चन इससे पूछ चुका है। अब देखो वो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स है जो मास रिलेटेड होता है, और कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स है जो आपका वॉल्यूम रिलेटेड होता है। जरा देखो ध्यान से। सबसे पहला आता है नॉर्मलिटी। क्या रहता है जी? नॉर्मलिटी, इसका सिंबल कैपिटल एन। इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा। जब हम डिटेल्स देखेंगे तो फॉर्मूला में लिखूंगा। वॉल्यूम आएगा इसलिए वॉल्यूम रिलेटेड हो गया, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल है। तीसरा आपका परसेंटेज W बाई वॉल्यूम। चौथा आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जो ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ये आपका क्या हो गया? वॉल्यूम रिलेटेड। सबका डिटेल्स हम लोग एक एक करके स्टडी हम लोग आगे करेंगे। इधर देखो, पहला हो गया यहाँ मोलालिटी, मोलालिटी। ये मोलारिटी है और ये मोलालिटी है, इसका सिंबल स्मॉल m। दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है जी? मोल फ्रैक्शन। और तीसरा आपका परसेंटेज W बाई W। और चौथा जिसको हम लोग ppm बोलते हैं, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका मास रिलेटेड, इसके फॉर्मूला में मास आएगा और इसके फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम दिखेगा, इसलिए वॉल्यूम रिलेटेड। तो यही आपका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन देगा, मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। अब इसको हम लोग बारी बारी से सबको एक एक करके अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और खूब सारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। आप इसको पहले अच्छे तरीके से नोट कर लें, ठीक है। अब देखो ध्यान से। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन देता है और ये सॉल्यूट के लिए ही डिफाइंड है। अब आइए देखिए ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट में देखो। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सब्सटेंस का थर्मोडायनेमिक्स सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के होते हैं, उसका दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। ये पूरा डिटेल्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप यहां पर देख लीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, जो क्वांटिटी पर, मास पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। और एक प्रॉपर्टी होता है एक्सटेंसिव। ध्यान से सुनो, दो तरह का प्रॉपर्टी, पहला इंटेंसिव, दूसरा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करता है और एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता है। तो ये इंटेंसिव है, मतलब विच डज नॉट डिपेंड अपॉन मास और वॉल्यूम, जो वॉल्यूम और मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब समझो। और एक्सटेंसिव जो वॉल्यूम और मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं तुम वाटर ले लो, तो तुम एक गिलास वाटर ले लो, चाहे 1 लीटर तुम पानी लो। बताओ 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर तुम 2 लीटर लेते हो तब भी 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 3 लेते हो तब भी 100 डिग्री सेल्सियस।
तो मतलब तुम कितना हो वाटर का वॉल्यूम ले लो, प्योर वाटर, उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही आप समझो ध्यान से, जैसे तुम एकदम एग्जांपल लो, डेली लाइफ का एग्जांपल, कलर। जैसे मान लेते हैं कि तुम एक इतना बड़ा कपड़ा ले लिए, कपड़ा क्लॉथ, इतने बड़ा कपड़ा का कलर कितना है? रेड, रेड कलर का है, ठीक है जी। और इसमें से तुम कट करो, इतना निकालो, इतना निकाल लिए, तो इसका भी क्या होगा? रेड। तो तुम बड़ा सा निकालो चाहे छोटा सा निकालो, कलर तो रेड ही होगा। तो कलर भी आपका क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब साइज पे मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका डिटेल से स्टडी हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो बस इतना समझो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका सॉल्यूशन बना बनाया सॉल्यूशन है, जिसमें शुगर और प्लस H2O, सॉल्यूट आपका शुगर हो गया और H2O सॉल्वेंट, ये बना बनाया सॉल्यूशन है। मान लेते हैं ये सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है जी? 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मैं इसका निकाला कॉन्सेंट्रेशन, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो C में निकाल लिया कितना? X। जो मैं लिस्ट बनाया हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तुम उसमें से कोई सा एक निकाल दो इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए कोई सा एक निकाल लो। उसका मान मान लेते कितना आ गया? X। 1 लीटर है तो 1 लीटर के लिए कितना आ गया? X। इसमें से अब थोड़ा सा निकालो, चलो मैंने इतना निकाल लिया। ये कितना है? 5 ml। 5 ml बहुत कम, बहुत कम। तो इस 5 ml का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? X ही होगा। या तुम निकाल लो यहां से कितना, थोड़ा उससे ज्यादा निकाल ली, कितना मान लेते हैं? तुम निकाल ली कितना? 500 ml। कितना निकाल लिए? 500 ml। तो इस 500 ml का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? X। इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो मास पर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का, कैसे हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन बताएंगे, मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। ओके, थैंक यू।